अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। जो है हम लोग एसएलसी सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर मादरी प्रश्न पत्रिके, इसको जो है हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 1 मॉडल पेपर 3 का जो है मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो आज ये पार्ट 2 है मॉडल पेपर 3 का। तो उसमें का जो है आज 1 मार्क्स का उसके आगे का जैसे 14 क्वेश्चन आंसर 14th जो है क्वेश्चन आंसर तक में पिछले पार्ट 1 में जो है समझा को, तो उसी तरह आज पार्ट 2 में 15th क्वेश्चन मॉडल पेपर का कंटिन्यूटी कर रहा हूँ, जो कि 1 मार्क का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 15 ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ಓಕೆ, ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। तो इसमें वेश यानी जिस तरह भेष पहनती है उस तरह से जो है हमारा रवैया भी रहना, आचरण नडुविना संबंध, इसके बारे में जो क्या जो है रिश्ता रखते हुए बात बताती है। गिरा किस तरह से रहना यानी हमारा भेष हमारा रवैया किस तरह से रहना कर को सिद्धरामा यानी इस वचनगढ़ के जो ऑथर है सिद्धरामा अपने वचनगढ़ अपने नज़म में जो वचनगढ़ बोलती इनके नज़म को, उसमें सिद्धरामा जो है पोएट उन्हें बोलती। ओके, यानी वेश ಮತ್ತು आचरण, वेश भेष आचरण उस तरह का रवैया नडुविन संबंध इनके बिनों का इन दोनों में का यानी भेष और रवैया या हमारी इबादत किस तरह से रहना, इनका रिश्ता क्या कर को सिद्धरामा अपने नज़म जो वचनगढ़ हुई उसमें बोलती। तो ये चीज़ हमें लिखना है। ओके, तो सी हियर आंसर, वेश ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। वेश भेष और उस तरह का सेलिब्रेशन नडुविना संबंध दोनों का बीच में का रिश्ता जो है ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು एक ही रहना कर को सिद्धराम ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, सिद्धराम बोलती। ओके, भेष और हमारा रवैया या फिर हमारा आचरण नडुविना संबंध दोनों का बीच में का रिश्ता जो है ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು एक ही रहना कर को सिद्धराम बोलते हैं, सिद्धराम ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना, नडुविನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು, ಹೇಗಿರಬೇಕು की जगह ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು कर को एक ही रहना कर को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अर्जुन ಯಾರನ್ನು ನಾಡನರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ। अर्जुन जो है किसको ಯಾರನ್ನು ನಾಡನರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ। अर्जुन जो है किसको ಯಾರನ್ನು किसको ನಾಡನರಿ करको बुला रही, यानी ये निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्टा मंडिಯಲ್ಲಿ इस नज़म का क्वेश्चन है। अर्जुन किसको नाडनरी बोलते हैं, तो उत्तर अर्जुन उत्तर कुमारनನ್ನು, अर्जुन जो है उत्तर कुमार को नाडनरी ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ। अर्जुन जो है ಯಾರನ್ನು का तो उत्तर कुमारनನ್ನು, अर्जुन जो है उत्तर कुमार से नाडनरी ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದ, नाडनरी करको बोलते हैं। ओके, अर्जुन जो है किसको नाडनरी बोलती हैं तो यारन्नु काड़ो उत्तर कुमार अगर को लिखो। ओके, किसको का तो नाडनरी उत्तर कुमार कर को लिखना। ओके, तो ये हुआ निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्टा मंडिಯಲ್ಲಿ का ಒಂದು वाक्य का क्वेश्चन आंसर। ये भी जो हमें इसी जो चैनल पे निट्टोटदल्ली हायदनु बिट्टा मंडिಯಲ್ಲಿ नज़म करको, जो कि उसमें वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल से तुमना एक्सप्लेनेशन किया हूँ और अभ्यास प्रश्नಗಳು भी करको, जो जाको तुम्हें देख ले सकती। तो अब अगला मेन थर्ड मेन यहाँ से 2 मार्क्स का जो है, यानी हर सवाल जवाब को सही जवाब को दिए गए सवालों के हर सही जवाब को यहाँ से तुम ना 2 मार्क्स मिलने वाले। यहाँ देख सकते हैं तुम्हें राइट साइड में तुम ना ये मार्क्स ये सॉरी क्वेश्चन नंबर ये मार्क्स है, तो टोटल 16 मार्क्स के सवाल जवाब तुम ना आती, यहाँ पे सवाल आती। तो 8 सवाल आती तुम ना 8 क्वेश्चन हर एक को 2 मार्क्स, ये मार्क है। ओके, ये मार्क है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन आएंगे और हर एक को 2 मार्क, तो टोटल 16 मार्क। ओके, तो अब ये लेंथी आंसर को हमें अब डिस्कस करेंगे, जो कि 2 मार्क्स के हैं। तो थर्ड मेन में देख सकते हैं 3 ಅಥವಾ 4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯುವುದು। ಓಕೆ, ಉತ್ತರದ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 2 ಅಂಕಗಳು करको देखो इनो। ओके, मतलब 3 4 3 या 4 3 ಅಥವಾ 4 3 या 4 वाक्यಗಳಲ್ಲಿ जुमलों में उत्तर बರೆಯುವುದು, जवाब लिखो। 3 या 4 जुमले में जवाब लिखो। उत्तರದ ಅಂಶಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ, जवाब के जो है पॉइंट के हिसाब से
ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ हर एक सही जवाब के लिए 2 अंकಗಳು हर एक का जो है सही जवाब के लिए 2-2 मार्क्स मिलती, हर सवाल के लिए 2-2 मार्क्स मिलती। ओके, तो 2-2 मार्क्स का सबसे पहला सवाल शुरू हो रहा है थर्ड मेन में। तो बुकलेट में तो मेन नंबर डालती हैं और सवाल नंबर डालती हैं, उससे पहले सवाल पढ़ ले को सवाल नंबर डाल को तुम्हारा आंसर बुकलेट में जवाब लिखना। तो क्वेश्चन क्या देखेंगे, 17th क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವು। यहाँ रईतरों को तो तुम्हें मालूम हो गया, तो ये 80-80 कृषि का लेसन का है। तो ये लेसन में ऑलरेडी बोल को होंगे, इसी चैनल में मिल जाता तुम ना लेसन एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर तमाम चीज़ें तुम्हें जाकर देख सकती। रईतरु ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ, किसान जो सामना कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, उन्होंने जो उठा रहे हैं, उस तरह के प्रॉब्लम्स क्या है, समस्यೆಗಳಾವು, क्या क्या मुश्किलात का उन्होंने सामना कर रहे हैं। समस्या का तो प्रॉब्लम्स मुश्किलात। ओके, ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ सामना करें कौन, किसान रईतरु ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವು, किसान जो सामना कर रहे हैं उस तरह के मुश्किलात या प्रॉब्लम्स कौन से हैं। तो उत्तर आंसर, ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳ ಕೊರತೆ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ, ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು, ಮಳೆಯ ಅಭಾವ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಇವಲ್ಲದೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ। मतलब उत्तम बीजಗಳ ಕೊರತೆ यानी एक अच्छे बीज नहीं मिलना, एक अच्छे सीड्स नहीं मिलना, इनकी अभाव, अच्छे बीज ना मिलने की एक अभाव, भूमि बरड़ागुत्तिरुವುದು, ज़मीन बंजर होना, कृमि कीटಗಳ हावली, कीड़े मकोड़ों से जो नुकसान, और ಬೆಳೆಗೆ और फसल को विविध ರೀತಿಯ अलग अलग किस्म के बीमारियाँ, रोगಗಳು, ಬೆಳೆಗೆ विविध ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು यानी फसलों को अलग अलग किस्म के बीमारियाँ लगना, मಳೆಯ अभाव, टाइम पर बारिश नहीं आना या फिर आए तो बहुत ज़्यादा आ जाना, जैसा कि अतिवृष्टि, ज़्यादा बारिश आ जाना, इवಲ್ಲದೆ ये ना होते फाइनल में तानु ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ, जो किसान उगाया रहता फसल, उसको सरियाद बेले, सही दाम जो है मार्केट में सिगदे इरुವುದು, सही दाम ना मिलना, उसके फसल जो भी उन्हें तरकारी उगाओ या एक चावल उगाओ, एक रागी उगाओ, कुछ भी उगाओ, तो उसका दाम जब उन्हें फसल तोड़ को बाज़ार में ले जाता बेचना, उसका सही दाम, सही वैल्यू नहीं मिलता, बराबर का उसका दाम नहीं मिलता, मोल नहीं मिलता। तो ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೈತರು, ये सब जो है किसान सामना करने वाले ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ। ಓಕೆ, तो again I am going to read, ಉತ್ತಮ ಬೀಜಗಳ ಕೊರತೆ, ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿ, ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು, ಮಳೆಯ ಅಭಾವ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲದೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ। तो अच्छे बीज नहीं मिलना, जो ज़मीन में बोता उन्हें वो अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिलना, या फिर भूमि ज़मीन जो है उसकी बंजर हो जाना, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल को या फिर पेस्टिसाइड्स मार को, और कभी कीड़े मकोड़ों लग जाना, कीड़ खाने लग जाना उसकी फसल, कृमि कीटಗಳ ಹಾವಳಿ, और ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು, और उसकी फसल को अलग अलग किस्म की बीमारी लग जाको फसल बर्बाद होना, मಳೆಯ अभाव या फिर उसकी फसल अच्छा उगना का, तो बारिश पानी होना तो बारिश नहीं आना, या फिर आया तो बहुत ज़्यादा आना कि फसल तबाह हो जाए, फाइनल एट लास्ट में जब उगा भी लेता फसल ले लेकर आता तो उसका सही दाम नहीं मिलना मार्केट में। तो ये तमाम चीज़ें जो आज का दौर में किसान ये तमाम मुश्किलात को उठा रहा है। सो इफ़ यू राइट दिस 2 मार्क्स यू विल गेट। सर इसमें मुझे 1-2 पॉइंट याद नहीं हुए, कितने पॉइंट होती हैं यहाँ से लॉन्ग आंसर में, तुमने कितने पॉइंट्स याद होती हैं उतने लिखो, एटलीस्ट 2 की जगह तुमने 1 तो भी मिलता है। सर मुझे पूरे पॉइंट याद नहीं हुए सर, मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मुझे कुछ पॉइंट याद है, 4 पॉइंट ही 6 पॉइंट ही, ओके, तुम उसमें कितने पॉइंट होते हैं उतने लिखो, उसके हिसाब से तुम्हें मार्क्स मिलती। तो ऑलरेडी मैं बोली हूँ, ऐसा नहीं कि हमने पूरा याद नहीं है, आधा याद है तो मैं नहीं लिखता, ऐसा नहीं है, तुमने जितना है उतना लिखो, नथिंग देन समथिंग एटलीस्ट विल गेट, क्योंकि हर एक मार्क्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक का जो तुमने पासिंग हो जाना कर सोचे हो ना, 16 मार्क्स तक के बराबर से प्रिपेयर हो गए तो बस देखो फर्स्ट 2 मेन में तुमने ईजिली मिल जाती मार्क्स। ओके, तो अब 17 क्वेश्चन हुआ, अब 18 क्वेश्चन नंबर 18 में ಹಕ್ಕಿಗಳು ಪರಿಂದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 18, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬದಲಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬದಲಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ? तो इसमें क्या बोल रही, परिंदे जो है बदलाद परिसरಕ್ಕೆ, बदलते हुए माहौल, बदलते हुए एनवायरनमेंट को ಹೊಂದಿಕೊಂಡು उसके अटैच होते हुए गूಡು कಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, जो नेस्ट बनने के वास्ते, एक्सक्यूज मी,
उसके हिसाब से नेस्ट बनने के वास्ते ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಲೇಖಕರು ಆಥರ್ जो है ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು कौन सा जो है मिसाल एग्जाम्पल्स दे रहे ನೀಡುತ್ತಾರೆ. तो हक्कीಗಳು ಬದಲಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ परिंदे जो है बदलते हुए जो माहौल है एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ यानी घोंसला बनने के वास्ते लेखकರು ऑथर जो है ಯಾವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು कौन से मिसाल को दे रही. ओके, किस तरह से अलग अलग माहौल के हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट होकर परिंदे अपना घोंसला बनती हैं को मिसाल दे रही हैं को लिखना. तो ये मालूम होगा तुम ना हक्की गुड़गड़ा निगूढ़ा जगत्तु लेसन का ये सवाल है. तो ये लेसन भी तुमने मिल जाता है इसी चैनल में, जाकर टेप करो पूरा लेसन वर्ड टू वर्ड उर्दू में तुमने समझाकूँ और अभ्यास प्रश्नಗಳು भी इसमें समझाकूँ तुमने मिल जाती और ग्रामर तमाम चीज़ें इसी में है. तो ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆನ್ಸರ್ देखो उत्तर क्या है. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬದಲಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿರುವ ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬಳಿ, ಮೀಟರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೂ ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो ಹಕ್ಕಿಗಳು यानी परिंदे जो है बदलते हुए एनवायरनमेंट बदलादा परिसरಕ್ಕೆ समर्थकವಾಗಿ यानी समर्थವಾಗಿ बदलते हुए माहौल के हिसाब से उसके बराबर से समर्थವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು उसके बराबर एडजस्ट होने को बदलते हुए माहौल के हिसाब से, जैसे जंगलें ख़त्म हो रही हैं यानी पहाड़ें ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पर रहने वाले इलाके में सभी शहरों की तरफ आ रही. तो उन्होंने क्या करी, ಮನುಷ್ಯರಿರುವ इंसान रहने वाले एरिया में ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ तो इंसान रहने वाले बस्तियों में जगहों में ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ और वाहन संचार जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आती जाती हो, व्हीकल्स का आना जाना हो, वाहन संचार ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ जहाँ पे व्हीकल्स ट्रैफिक ज़्यादा रहती हो इसी जगहों पर भी, और साथ में ट्रांसफार्मर जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट के जो वायरें जाती वहाँ के फार्मर के पास और मीटर पेट्टिगेली जो हमारे घरों में जो मीटर बॉक्सेस लगे रहती हैं, करंट का इतना मीटर जला है, इतना यूनिट जला कर दिखाता है और लास्ट हमने जो नाको जो बिल देती है. ओके, तो वो मीटर बॉक्सों को भी सेलेक्ट कर रही हैं. अष्टे के उतना ही क्यों, विद्युत ತಂತಿಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ के ऊपर भी ಮೇಲೂ, विद्युत ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೂ इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर भी ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ नए जो एनवायरनमेंट नए माहौल के हिसाब से ಹೊಂದಿಕೊಂಡು एडजस्ट होको ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. घोंसले बनने की जो है काबिलियत ताकत जो इनमें से आ रही है को इंदु लेखकರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ करको जो है इस सबक के ऑथर जो है हमने बता रही. ओके, किस तरह से बदलते माहौल एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने भी अपना घोंसला बनने को जा रही करको क्या क्या मिसाल दे रही आज के दौर में करको पोएट लिखना. तो परिंदे जो है बदलते हुए माहौल के हिसाब से बराबर से उन्होंने भी एडजस्ट हो रही. जिस तरह की इंसान रहने वाली आबादी की जगह, ट्रैफिक ज़्यादा रहने वाली की जगह, जैसे कि ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट कर रही, मीटर बॉक्स के पास बन रही और इलेक्ट्रिक के जो बड़े बड़े वायर जाती हैं उसके ऊपर भी बन डाल रही. तो इस तरह से अब उनको जंगल ख़त्म हो रहा, झाड़ ख़त्म हो रहा, पहाड़ पे से जो है फोड़ के उसके बंडे निकालते हुए जा रही है नहीं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो ले जा रही. तो नदियाँ, तालाब, पांड भी जो है एक्वायर कर ले को वहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट उठा रही, जगह बन रही, लैंड्स माफिया हो जा रही है. तो इन्हों क्या कर रही है, अब उनको भी रहने का सर्वाइव करना ना, तो इंसान रहने वाली जगह चुनो सेलेक्ट कर रही है बदलते हुए माहौल के हिसाब से. तो 2 मार्क्स दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19 में ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಪಿಲಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು. ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಪಿಲಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು. तो ये मालूम होगा तुमने गंगेली दीपामाले सवाल का जो है आंसर उसका सवाल है. तो ये चैप्टर भी तुमने इसी चैनल में मिल जाता है. गंगेली दीपामाले टाइप करो, ऑनलाइन में मिलता तुमने. इसमें कंप्लीट उर्दू में एक्सप्लेनेशन और तमाम अभ्यास प्रश्नಗಳು भी मिल जाती. तो सवाल को समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 19, हरिद्वार, जब पोएट ऑथर जो है हरिद्वार गए थे तो उस हरिद्वार के बारे में बोलती कि हरिद्वार के कपिलस्थान, हरिद्वार को कपिलस्थान अगर को भी नाम था इंदु ಹೆಸರು बरल. इस तरह का नाम आने की वजह क्या है, कारण है वैनु, किस वजह से हरिद्वार को कपिलस्थान अगर को नाम भी पड़ा हुआ है, किस तरह किस वजह, क्या वजह है कि उसका हरिद्वार का नाम जो है पुराणों में एपिक्स में सभी कपिलस्थाना बोली. ओके, क्या वजह अब देखेंगे. हरिद्वार का नाम कपिलस्थाना भी आने की वजह क्या है. ಸಗರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಕೋಪಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಗರ ವಂಶದ ಭಗೀರಥನು ತನ್ನ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು ಗಂಗೆಯನ್ನು ತಂದು ಹರಿಸಿದ ಸ್ಥಳವಾದ್ದರಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಕಪಿಲಸ್ಥಾನ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सगरा पुत्र, सगरा के जो बेटा हैं, सगरा राजा के जो वंशज के जो बच्चे हैं, उन्होंने कपिला महर्षि उनके बच्चों को, सगरा के जो किंग बादशाह था उसके बेटा दां को कपिला महर्षि, कपिला नाम के जो ऋषि मुनिवर थे, एक साधु थे, सेंट थे कपिला महर्षि, उन्होंने क्या किया, तन्ना कोपाग्निंदा, अपनी जो है पूजा में, अपनी जो मेडिटेशन में बाधा डाले, उसमें रुकावट डाले कर को, गुस्से की आड़ में आपको श्राप देखो, उस गुस्से की आड़ में उनको जला को राख कर डाल दी, बूदी मारुत्तारे, किसको, सकरा के बेटा दां को, जो कि किंग के बेटा दां, प्रिंस तमाम बहुत सारे रहती उन्होंने। तो नंतरा बाद में क्या होता है, सगरा कुछ दिनों बाद सगरा वंशज के, सगरा के जो वंशज ही इसी किंग के जो वंशज के रहने वाले हैं, भगीरथ नाम का एक किंग आता है उसी वंशज का। तो उन्हें तन्ना पितृगढ़ी यानी अपने चाचाओं को, अपने वालिदों को, अपने रिश्तेदारों को सबको जो है मोक्ष देना, अब उन्होंने राख बन गई, उनको फाइनल राइट्स देना करको, सद्गतिಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಲು फाइनल राइट्स देना करको, गंगेಯನ್ನು गंगा नदी को इलाकों ने तपस्या करको, उन्हें भी भगवान को, शिव को खुश करको, गंगा नदी को जो है कैलाश से तंदु हरिसिदा, कैलाश से पर्वत से लाको यहाँ पे बहाया, तंदु हरिसिदा स्थलवाದ್ದರಿಂದ वो जगह, ये कैलाश से उन्हें यहाँ इसी जगह पर जो है उन्हें गंगा नदी को बहाया करको, हरिद्वार को जो है कपिलस्थाना, कपिला की जगह कपिलस्थाना ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು। इस वजह से कपिलस्थाना नाम का जो है हरिद्वार को पड़ा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हरिद्वार को कपिलस्थाना अगर को नाम जो पुराणों में बताने की वजह क्या, या उस नाम से जाने जाने की वजह क्या, क्योंकि सगरा वंशज के जो प्रिंसेस थे उन्होंने एक बार कपिला महर्षि जो साधु थे, उन्होंने मेडिटेशन उनकी पूजा पाठ कर लेते, उसमें रुकावट डाले, भाड़ा लेकर को, उन्होंने गुस्से के आड़ में श्राप देखो, उनको अपने गुस्से के आड़ में उनको जला को राख कर डाले। सगरा राजा के जो प्रिंसेस थे, उनके युवराजा थे, उनको बहुत सारे रहते हैं उनके प्रिंसेस तमाम उनको। बाद में क्या होती है, उसी वंशज का जो एक भगीरथ नाम का किंग आता, बादशाह, उन्हें मैं किसी भी तरह हमारे रिश्तेदार, हमारे पूर्वजों को मैं फाइनल राइट्स देना, उन्हें राख बन को पड़गी ना कर को, क्या करता उन्हें भी तपस्या कर को, भगवान शिव को खुश कर को गंगा नदी को ले लेकर इसी जगह पे बहाता है। तो इसी वजह से हरिद्वार का नाम कपिलस्थाना पड़ा कर को बोलती है। ओके, नेक्स्ट, यदि 2 मार्क्स का हुआ। अब नेक्स्ट 20th क्वेश्चन तो देखते ही तुमने मालूम हो रहा है, ये जो है सौजन्य लेसन का है, ये भी लेसन इसी चैनल पे मिल जाता, तुम ना कंप्लीट डिटेल उर्दू में समझा को हूँ, जाको देख ले सकती। तो सौजन्यशीलर लक्षणगळावु, सौजन्यशीलर जो कर्टेसी या गुड नेचर, हम्बल नेचर के जो लोग हैं, इनके लक्षण क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्हों किस तरह के बंदे हैं। ओके, एक्सक्यूज मी। सो सौजन्यशीला के जो लोग हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं, उत्तर दिख सकती आंसर में। यानी गुड कैरेक्टर के लोग किस किस्म के, किस तरह के होते हैं। तो ಹಾಮಾನಾಯಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುತನ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನಗು ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಹೃದಯತೆ, ಸಮಾಧಾನಗಳು सौजन्यशीलर लक्षणಗಳಾಗಿವೆ। यानी सौजन्यशील गुड नेचर के लक्षण क्या कहते, हामानायक बोलती ಹೇಳುವಂತೆ बड़ीगे बंदವರು जो भी उनके पास आती उनको ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, क्या बोलती करने का ಎಂಬುದನ್ನು, क्या बोलती करने का ताಳ್ಮೆಯಿಂದ, पेशेंस से, सबर से ಕೇಳಬೇಕು। सबर से जो कोई भी इनके पास आती है वो सबर से क्या बोल रही करको सुनना। बाद में आगुತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, होता है कि नहीं कि ಎಂಬುದನ್ನು कहने का जो है वो बात, जो कोई भी जो गुड नेचर या हम्बल नेचर के लोग रहती, अच्छे बर्ताव के लोग, उनके पास जो कोई भी आती उन्हें क्या बोल रही कर को सुनने की इनमें की सबर रहना। दूसरा, आगुತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, जो बोल रही उन्होंने जो चाह रही वो काम हमारे से होता है कि नहीं कि ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, कहने को बोलने की बात को हमारे से होता है नहीं होता कहने की जब हमें बोलने का अंदाज होता है, उस बोलने की बात में, बातिನಲ್ಲಿ उस बात में मृदुतना इरಬೇಕು, सॉफ्टनेस रहना, नरमी अंदाज से, अच्छे अंदाज से उनको समझ में ऐसा का बोलना, रैश को नहीं बात करते। दूसरा, ಒಂದು ನಗು, एक हंसी, एक मुस्कुराहट, बड़ीगे बंदवರಿಗೆ, जो भी उन्हें बोलती उनसे हमें एक मुस्कुराहट, एक हंसी दिखाए तो उनको क्या होते हैं, तृप्ति ನೀಡುತ್ತದೆ, उससे उन्हें सैटिस्फाइड होती हैं, उससे उनको क्या मिलते हैं, तृप्ति मिलती है। और ಹೇಳುವ सत्य, बोलने वाली सच्चाई को प्रियವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, जो कोई भी उन्हें सच्चाई बोलती है वो प्यारे अंदाज से, अच्छे अंदाज से बोलना।
और साथ में सहानुभूति, पेशेंस दिखाना, सहृदयते, अच्छा दिल, दरिया दिल दिखाना, समाधानಗಳು और सबर रहना, ये सब भी जो है सौजन्यशीलರ लक्षणಗಳು, ये सब अच्छे लोगों के, गुड कैरेक्टरिस्टिक लोगों के जो है लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, अच्छे लोगों के किस तरह के लोग होते हैं, तो सबसे पहले उनमें क्या बोल रही है सामने वाला सुनने की, सबर रहना। दूसरा, जो उनसे होता है नहीं होता बोलने के अंदाज जो है नरमी अंदाज से बोलना। एक हंसी जो है उससे उनको सेटिस्फाई मिलना, और बोलने वाली सच्चाई को जो है बहुत प्यारे अंदाज से, जो कोई भी हमें उसे सच्चाई बोलना। दूसरा क्या, बोलने की सच्चाई जो है प्यारे अंदाज से, अच्छे अंदाज से बोलना। ओके, और साथ में अच्छा दिल, दरिया दिल, सहृदयते रहना, और साथ में समाधान, एक सबर अमन से रहना। और ये सब भी जो है सौजन्यशीलರು यानी अच्छे लोग, अच्छे बर्ताव के लोग, जो गुड कैरेक्टर के लोग रहती हैं, ओके, गुड किस्म के लोग रहती हैं, गुड नेचर के लोग, उनके निशानियाँ होती हैं। ओके, ये सभी सौजन्यशीलರು, गुड नेचर लोगों की, अच्छे बर्ताव करने वाले लोगों की निशानियत को अब हमें जाने। ये 2 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ से देख सकते हैं, पोएम के क्वेश्चन सुनो, और ये 2 मार्क्स के। तो प्रश्न 21, ಬಾಳೆ ಮೀನು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು करको बोली। बाड़े मीनू बोब्बे मारने की वजह क्या, यानी आपस में उन्होंने बाड़े मीनू जो है किस वजह से जो है आपस में बकती, आपस में जो है बोल लेती, किस वजह से बोल लेती। ओके, 1 मिनट। बाड़े मीनू बोब्बे ಹೊಡೆಯಲು कारणवेनु, यानी बाड़े मीनू एक किस्म के फिश है। मूडल कुणिगल करे पोएम का ये क्वेश्चन सवाल पूछी सो उस नज़म का, तो वो नज़म भी तुमने इसी चैनल में मिल जाता है। उन्होंने बोब्बे मारने की, यानी उन्होंने तिलमिला को उठने की या मचलने की वो मछलियाँ, वजह क्या, कारणवेनु, किस वजह से वो तिल मिला रही, मचल रही, उछल कूद मचा रही। ओके, इसकी वजह क्या, उसे बाड़े मीनू, ये किस्म के फिश जो कुणिगल केरे में पाए जाती हैं करको इस नज़म में बोली। तो ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ, ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಉಪಕಸುಬಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಾಗ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಮೀನುಗಳು ನೆಗೆದಾಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಜನಪದರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದಾವೆ ಬಾಳೆ ಮೀನು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. मतलब कुणिगल के तालाब में अलिया जनरा, वहाँ के लोगों का उपकसुबादा, उनका लोगों का जो है उपकसुब यानी ऊपरी काम या फिर पार्ट टाइम जो जॉब जो है मीनुगारी के, फिशिंग है, तो आश्रय ताना, फिशिंग जो है उसकी वजह बन चुकी है. तो जनरू मीनुಗಳನ್ನು, लोग जो है फिशों को या मछलियों को ಹಿಡಿಯಲು, पकड़ने के लिए ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, तालाब में ಬಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, यानी जाल को बिछाती. तालाब में मछलियों को पकड़ने जाल को बिछाती. ಬಲೆಗಳನ್ನು, जब जाल ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದಾಗ, जाल को जब पानी से ऊपर उठाया जाता है, ಎತ್ತಿದಾಗ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ, उस जाल में फंसने वाले मीनुಗಳು, मछलियाँ जो है ನೆಗೆದಾಡುತ್ತವೆ. जाल में फंसने वाले मछलियाँ जो है इधर उधर उछल कूद मचाती, इधर उधर नाचती, इधर उधर कूद मुद को पड़ती. ಇದನ್ನು ಜನಪದರು, इसको जो है जनपदरू बोब्बे ಹೊಡೆದಾವೆ बाड़े मीनू, बोब्बे मार रही है बाड़े के मीनू, ये मछलियाँ जो है बोब्बे मारी हैं, उछल कूद मचा रही करको ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, डिस्क्राइब कर रही. क्यों बाड़े मीनू उछल कूद मचा रही, इधर उधर कूद को पड़ रही है? तो कुणिगल केरे के लोगों का, जब वहाँ के किसानों का, के लोगों का ऊपरी काम, जब हर साल के हर दिन भी जो है खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तो अलग अलग उन्होंने पार्ट टाइम्स वर्क भी करती हैं. तो उसमें उनका दूसरा काम क्या करता है? मीनुगारी के, फिशिंग करना, फिश पकड़ना, उसको बाज़ार में बेचना. ओके, तो जब लोग वहाँ के मछली पकड़ने के वास्ते जाल भिरकाती, बलेಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. बलेಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ, जो जाल को पानी में फेंकने के बाद उस तालाब के जाल को जैसे ही उठाती हैं, उस जाल में जो फंसे हुए मछलियाँ इधर उधर कूद उथल मुथल मचाती हैं. नहीं, बिना पानी के, हवा नहीं, सो क्या करती हैं, इधर उधर कूदने की कोशिश करती हैं, उड़ते रहती हैं, सब होती नहीं. तो इसके वास्ते उसको बोल रहे हैं, कंपेयर करते हैं पोइट, बाड़े मीनू बोब्बे ಹೊಡೆದಾವೆ, यानी उसको बोल रहे हैं, सो बोब्बे ಹೊಡೆದಾವೆ करको डिस्क्राइब कर रहे हैं पोइट, ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वचनಗಳು का बोल को इंसो.
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ವಚನಗಳು का क्वेश्चन है। ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ज़माने में सुनाई देने वाला ಕೇಳಿ ಬರುವ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು वाहवाही या फिर उनकी तारीफ़ करना या फिर उनकी निंदा करना या फिर उनके ऊपर कमेंट्स करना, रिमार्क्स करना, तो ये इसके बारे में अक्का महादेवी जो है किन चीज़ों से कंपेयर करके बता रही, क्या मिसाल देते हुए, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ, किसको मिसाल देते हुए बोल रही, क्या चीज़ को मिसाल देते हुए बोल रही? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ, अब हम ज़माने में पैदा ही, इस दुनिया में आको ही, माहौल में ही का तो कुछ हमारी जो है क्या करती, तारीफ़ भी करती। कोई किसी को, सबको हम लोग अच्छे नहीं बन सकते, सबको हम बुरे भी नहीं बन सकते, नहीं तो स्तुति, कोई हमारी तारीफ़ भी करता है, कोई हमारी निंदेगढ़ों को, तो कोई निंदा भी करता है, कमेंट भी पास करता है। तो अक्का महादेवी इसके ऊपर क्या बोलती हैं? तो उत्तर आंसर उसमें इस तरह से लिखिए, क्या ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಮೃಗಗಳಿಗೆ, ಸಮುದ್ರದ ನೆರೆತೊರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೆಯೊಳಗಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಂಜದೆ ಅಳುಕದೆ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಸಮಾಧಾನಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. तो अक्का महादेवी बोलती लोकदल्ली ज़माने में केली बरुवा स्तुति निंदेಗಳನ್ನು, इस ज़माने में सुनाई देने वाली हमारी जो है बैड कमेंट्स हो, हमारी तारीफ़ हो, वो इस चीज़ों से कंपेयर करके बोल रही. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ, जैसे कि पहाड़ के ऊपर, ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಮೃಗಗಳಿಗೆ, पहाड़ के ऊपर तुम्हें घर बना ले, अगर वहाँ पे जानवरों से डर रहे हो, समुद्ರದ नेरे तोरेಗಳಿಗೆ, समंदर के ऊपर घर बना ले, उसके किनारे घर बना ले, तो उसके लहरों से, उसमें आने वाले कफ से, उसमें आने वाले गंदगी से तुम घबराए तो कैसा? ಹಾಗೂ ಸಂತೆಯೊಳಗಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ, उसी तरह तुम बाजार में घर बनाए, आवाज़ नहीं आना का तो कैसा है नहीं? उसी तरह ज़माने में हो तो कोई तुम्हारी वाहवाही करेगा और तुम्हारी कोई कमेंट्स भी पास करेगा, तुम्हारे ऊपर रिमार्क भी बोलेगा. तो इस तरह से जीवनದಲ್ಲಿ, ज़िंदगी में स्तुति निंदेಗಳು अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तारीफ भी होते हैं, कभी हमारी निंदा भी होते हैं. सो ಬಂದಾಗ अंजदे अड़ुकदे, उससे घबराना नहीं, रोना नहीं, घबराना नहीं, हमें ये नहीं होना. धृतिಗೆಡದೆ, हमारा जो है सही मकसद रखे हुए हम बराबर है, इस तरह से सोचते हुए पॉजिटिवली समाधानी ಆಗಿರಬೇಕು, हमें जो है सब्र से रहना, पेशेंस से रहना कर को बोल रही ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. इस तरह से ज़माने में सुनाई देने वाली कुछ वाहवाही, हमारी तारीफ़ है या फिर हमारी निंदा, इसको किस चीज़ से कंपेयर करें? जैसे कि पहाड़ के ऊपर तुम घर बना लिए भाई और जानवरों से डरे तो कैसा, और समंदर के पास घर बना लिए और वहाँ से आने वाली लहरों से, गंदगी से, कफ से डरे तो कैसा, घबराए तो कैसा, और बाज़ार में तुम घर बना लिए, आवाज़ नहीं आना तो कैसा. तो इस तरह ज़माने में हो, ज़िंदगी तुम्हें मिली है तो तुम्हें हर चीज़ को फेस करना, घबराना नहीं, डरना नहीं, हिम्मत रखना और अमन और चैन के साथ आगे बढ़ते रहना, मकसद की ओर को बोल रही. क्वेश्चन नंबर 23, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ का, ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಗೆ ವಿಖ್ಯಾತನಾದನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ है और एक पेपर में, ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಗೆ ವಿಖ್ಯಾತನಾದನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. तो ये मालूम होगा तुम ना, पंपा तीರದ पुष्पಗಳು, एक इसका चैप्टर का देखो, इसको तुम ना कौन सा सप्लीमेंट्री रीडिंग पूरा का उर्दू का देखो, 2 मार्क्स का देखो इसमें. ओके, तो शिष्यनु, तो सवाल क्या है हमें समझेंगे अब. सॉरी, शिष्यनु, शागिर्द जो है, यानी शंकराचार्य का जो शागिर्द है उसको बोल रहे हैं. सो शिष्यनु, शागिर्द, पद्मा पादाचार्य, उसका नाम जो है पद्माचार्य करके पढ़ा. उनका एक शागिर्द था, बहुत ही उनका अच्छा फॉलोअर, अच्छा एक कट्टा शागिर्द, तो उसका नाम पद्मा पादाचार्य कर कोच पढ़ा. इस तरह से हेगे विख्यातन, किस तरह से उन्हें पद्माचार्य कर को फेमस हुआ, उन्हें फेमिलियर हुआ, या फिर उन्हें जानने में आया, आगे चलकर जो उन्हें पद्मा पादाचार्य नाम से जाना गया. तो एम्बुदनु, इस बात को जो है डिटेल से लिखो, जिस तरह इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया है, लेसन में बताया गया है. यानी शंकराचार्य जी एक थे, तो उनका एक शागिर्द था, कट्टा शिष्य. ओके, उनका एक अच्छा शागिर्द, बढ़िया शागिर्द, तो उन्हें आगे चल को पद्मा पादाचार्य नाम से फेमस हुआ, यानी जानने में आया. तो इसकी वजह क्या, इसका रीजन्स, इसका बारे में लिखो करको लिख बोल रही. तो आ ಒಂದು ಕಾಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ಬರುವಾಗ ಗುರು ಹೊಳೆಯ ಆಚೆಗೆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆಗ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶನಾದ ಶಿಷ್ಯನು ಗುರುವಿದ್ದೆಡೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಹೊರಟ.
ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಾವರೆ ಅರಳಿ ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ತಾವರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಆತ ಗುರುಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಂದಾಯಮಾನವಾಗಲು ಬಂದು ಸೇರಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಂಕರ ದಿಗ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಪದ್ಮಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು विख्यातनादनु. ओके, अब वो वजह, वो रीज़न बताना किस तरह से उन्हें उनका शागिर्द जो है पद्मा पादाचार्य करके फेमस हुआ. वो एक काल रात्रि, वो एक डीप, एक अंधेरी रात में, एक रात का वक्त था, एक देर रात का वक्त. उस वक्त में शिष्यनु शागिर्द, किसका शागिर्द? शंकराचार्य करको थे, उनका शागिर्द. उन्हें गुरु दर्शनक्काಗಿ मैं अपने उस्ताद को दीदार करना देखना करको तल्लणी सी बरुवागा, बेचैन होकर जब आ रहा था मैं उस्ताद से मिलना देखना करको उस रात में गुरु होलेया, जो उनके उस्ताद जो थे शंकराचार्य, जो बीच में जो नदी भर रही थी, तो एक तरफ उन्हें था, बीच में नदी भर रही थी, वो तरफ जो है उनके उस्ताद थे. यानी होलेया आचेगे तालाब के उधर, बहती हुई पानी के उधर मरदड़िಯಲ್ಲಿ, बहते हुए पानी के वो साइड पेड़ के नीचे मरदड़िಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು, बैठे हुए थे उनके उस्ताद. आगा उस टाइम पे भक्ति परवशनाद, यानी बहुत जो डिवोशन से शिष्यनु गुरुविद्येडेगे, उनका शागिर्द जो था, जो है अपने उस्ताद से मिलना करने के जो है बेचैनी से अपने उस्ताद रहने की जगह पर ही पानी को भी हिसाब ना करते हुए ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ पानी में चलको जाने को डिसाइड करया. ऐसा ನಡೆದು ಹೋಗಲು ಹೊರಟ, पानी में चलको जाने का जो है उन्हें डिसाइड करको पानी में चलको जाने लगा. तब क्या हुआ? ಅವನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ, यानी उसकी श्रद्धा, उसकी जो डिवोशन, उसकी जो है उस्ताद के ऊपर की जो ये है सोच इतनी बढ़िया थी. तो क्या हुआ? ಅವನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ, जैसे उन्हें पानी में जहाँ पे बहते हुए पानी में ख़दम रख रहा था वो शागिर्द, इडुवल्ली नीचे कदम रखने के नीचे ಕೆಳಗೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ತಾವರೆ, उसके हर कदम के नीचे एक एक कमल का फूल अरಳಿ ನಿಂತಂತೆ, खिलकर खड़े हो जैसा अरಳಿ ನಿಂತಂತೆ. आ तावरेಗಳ ಮೇಲೆ, उस कमल के ऊपर ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ पैर रखते हुए आता गुरुचरण, वो जो है अपने उस्ताद के चरणों में कमलदल्ली, यानी अपने उस्ताद के चरणों में मिलिंदायमानवागलु, यानी अपने उस्ताद के चरणों में मिलकर उनसे मिलने के वास्ते बंधु सेरिद, आकर मिला. ಆದ್ದರಿಂದ इसलिए शंकर दिग्विजय में पद्मा पादाचार्यनेंदु विख्यातनाद. वो पद्मा पादाचार्य करको फेमस हुआ. ओके, किस वजह से उन्हें पद्मा पादाचार्य से फेमस हुआ करको? एक उन्हें उस रात में डिसाइड करा कि मैं उस्ताद से मिलना करको बेचैन होकर आ रहा था, तो जैसे ही आ रहा था देखा कि तालाब की वो तरफ जो है बहती हुई पानी की वो तरफ अपने उस्ताद पेड़ के नीचे बैठे हैं. तो इन्हें अपने बहुत ही श्रद्धा के साथ नहीं में मिलना करको क्या हुआ, पानी को हिसाब नहीं रह सका, उसी में चल को जाने की जो है उन्हें कोशिश में लगा. जैसे उन्हें कदम रखता गया, उस पानी से एक बड़ा सा जो है कमल का फूल खिलकर उसके कदमों के जो है पानी से लगने से बचाते रह गए, उसको सपोर्ट देते हुए हर कदम को, है नी. तो इस तरह से उन्हें अपने उस्ताद को जो है चरण कमलदली मिलिंदाय मानवाग, इस तरह से अपने उस्ताद से मिलकर उनके चरणों पर गिर पड़ा, उनसे दीदार किया, मिलिया. तो इस वजह से शंकर दिग्विजय किताब में इसका नाम जो है, उसका शागिर्द का नाम आगे चलकर पद्मा पादाचार्य करको फेमस हुआ, विख्यातनाद. आगे चलकर उन्हें पद्मा पादाचार्य नाम से फेमस हुआ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. ಮನುಕುಲದ ಭವ್ಯ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಳಬೇಕಿದೆ? ಮನುಕುಲ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 24 में मनुकुलದ भव्य ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಳಬೇಕಿದೆ? तो इंसानियत की जो ज़िंदगी है, इंसान की जो ज़िंदगी है, किस तरह से खिलना, ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಳಬೇಕಿದೆ? मनुकुलದ, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का भव्य बदुकु, एक बड़ी सी ज़िंदगी, खूबसूरत सी ज़िंदगी ಯಾವ ರೀತಿ, किस तरह से खिलना है, ಅರಳಬೇಕಿದೆ, किस तरह से खिलना है. ओके, तो आंसर देखिए, ಕವಯಿತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮನುಕುಲದ ಭವ್ಯ ಬದುಕು ಇಂಧನದಿಂದ ಅರಳಬೇಕಿದೆ. ತೆಂಗನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ
ತೈಲಧಾರೆ ಹೊಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು. ಹೊಂಗೆ ಹಿಪ್ಪೆಗಳ ಜೀವಮೇಳ ನಡೆದು ಅದರಿಂದಲೂ ತೈಲಧಾರೆ ಹೊಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು. ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದಿಂದ ಮೂಲಕ ತುಂಬಬೇಕು. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಮನುಕುಲವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ಮನುಕುಲದ ಭವ್ಯ ಬದುಕು ಅರಳಬೇಕಿದೆ. तो ये सवाल किसका मालूम हो गया तुम ना? होंगे बेउगड़ा हाड़ू इस नज़म का जो है सवाल है. ओके, तो ये नज़म भी तुम ना होंगे बेउगड़ा हाड़ू मिल जाएगा इसी जो कि पूरा कौदो है तुम ना इसी चैनल में मिल जाता. तुम ना उसमें वर्ड टू वर्ड जो उर्दू में समझाकूँ और उसके अभ्यास प्रश्नों भी समझाकूँ. ओके, तो अब कवियत्री बोल रही किस तरह से इंसान ह्यूमैनिटी की जो है ज़िंदगी खिलना का. तो कवियत्री ತಿಳಿಸಿದಂತೆ अकॉर्डिंग टू द पोएट यानी नज़मकार जो इस नज़म को लिखे हैं उन्होंने बोल रही मनुकुलदा इंसानियत की या ह्यूमैनिटी की भव्य बदुकी बड़ी सी ज़िंदगी ईंधनदिंदा फ्यूल से खिलना है, तेल से खिलना है करके बोल रही. कैसा? तेंगन्नु बेಳೆಯುತ್ತಾ यानी हमें पहले क्या करना, जो काट रहे निकाल रहे इस तरह के जो कोकोनट्स यानी खोपरे के जो पेड़ हैं उनको ग्रो करना, उनको उगाना. आदरिंदा उससे जो है तैलधारे उससे जो है तेल की जो है धारा हुम्मी बरबेकु निकल कर आना, तेल निकल कर आना. होंगे हिप्पेगड़ा, होंगे ये भी किस्म का पेड़ है तो इनका जीवा मेला ನಡೆದು इनको वापस से ज़्यादा हमें झाड़ों को लगाना, काटना नहीं. अधरिंदलू उससे भी जो है तैलधारे हुम्मी बरे उससे भी जो है तैल की धारा तैल यानी तेल जो है निकल कर आना. मुगिदु होगुत्तिरुवा ख़त्म हो रही जो तैल संपत्ति जो ऑयल की जो ये सोर्सेस हैं, ओके, नेचुरल सोर्सेज जो तेल की जो है सोर्स है, ऐसी जैविक ईंधनदिंदा बायोफ्यूल के ज़रिए से ಮೂಲಕ ತುಂಬಬೇಕು. बायोफ्यूल के थ्रू जो है ये फिल होना. तो जैविक ईंधन बायोफ्यूल जो है पಳೆಯುಳಿಕೆ यानी ईंधन के पर्यायವಾಗಿ यानी ऑलरेडी जो ज़मीन से मिलती इस तरह के तेल के बदले में बरुवा आने वाली मनुकुलವನ್ನು ಬೆಳಗಿ इंसान को जो है जगा कर ಬೆಳಗಿ मनुकुलದ भव्य बदुಕು ಅರಳಬೇಕು. इंसान की ह्यूमन ज़िंदगी जो है खिलना. मतलब यहाँ क्या बोल रही वापस तुम लोग तेंगन्नु पेड़ जो काट रहे हो निकाल रहे हो, पहले जिस तरह से लोग उगाते थे, झाड़ों को रखते थे अपने जो अपने खेती में, अपने घरों के पास या रोड के रास्ते में इधर उधर, इस तरह के जो तेंगू हो, होंगे हिप्पे हो, इस तरह के पेड़ वापस लगाओ, इन लोगों को वापस लेकर आओ. तो इनसे जो है हम ना जो भी हमने ज़रूरतमंद फ्यूल है वापस मिलेगी, जो ख़त्म हो रहे तेल मिलेगी, अलग अल्टरनेटिव में मिलेगी. लिनोज ख़त्म हो गया तो हमें भी ख़त्म हो जाती हैं. तो इस तरह से पोएट यहाँ पे पेड़ों की जो है मकसद वजह रहने की उनके फ़ायदे बताते हुए इस तरह से इंसान की ज़िंदगी एक बड़ी ज़िंदगी इनके छाँव के तले खिलना, इन पेड़ों के छाँव के तले खिलना, दोबारा जो है आगे बढ़ना. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जा रहा है, जो बहुत बड़े सिटीज़ हो जा रही हैं, शहरा बनते हुए जा रही हैं, ये सभी ख़त्म होते ये पेड़ों का ये ख़त्म होते हुए चले आ रहा, ऐसा नहीं होना कर को बोल रही. तो पोएट अपने हिसाब से इस तरह से ऐसे बोल रहे हैं जो कि अब हमें डिस्कस करें 16 मार्क्स का. ओके, अलॉन्ग विथ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ 2 क्वेश्चन, टोटल 18 मार्क्स का जो है इस क्लास में पार्ट 2 में मैं डिस्कस करियो. तो इस तरह से जो है तुम ना क्वेश्चंस पढ़ ले को और 2-3 वाक्य में जो भी क्वेश्चन पढ़ लेती हैं तुम्हें समझ ले को वो क्वेश्चन नंबर अपने आंसर बुकलेट में डाल को आंसर लिखो. ओके, अब पूरे पॉइंट्स हमने याद हुई नहीं सर लेंथी ही का, तो तुमने कितने पॉइंट्स होती हैं इसमें याद होती हैं या कितने लिख सकती हैं उतने लिखो. ओके, ऐसा नहीं कि तुम्हें पूरे लिखना तभी मार्क्स दे. नो, इफ़ तुम्हें पूरे नहीं लिखे ज़रे तो भी लिखे तो 2 मिलने की जगह यू विल गेट 1 मार्क्स. अब यहाँ पे देखो ये कुड़ियल के रे आश्रय नीरू माने पूरा नहीं लिखने हुआ तो इतना कि यहाँ तक की कान तक की लिखे तुम्हें हाक उतारेगा तो तुमने 2 की जगह 1 मार्क्स देती. ओके, तो ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಮೃಗಗಳಿಗೆ समुद्र पूरा नहीं लिखे कहाँ तक लिखे तो ये 2 की जगह तुमने इसे भी 1 मार्क. ऐसा तो लॉन्ग आंसर हमने पूरा आया तो लिखना, गलत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है या फिर हमारे से ये गलती हो जाए वो गलती हो जाए, ऐसा सूचनों को ऐसा सूचे तो तुम आंसर लिख ही नहीं सकते. अवॉइड करो मिस्टेक्स होना. इफ़ इट इज़ हो गए तो नॉट टू मच वरी अबाउट दैट. ओके, तो हमारा सेकेंड लैंग्वेज में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो भी उसका बहुत वरी नहीं करना, अवॉइड करो. ऐसा हो गया तो भी नॉट टू वरी. और तुम ना पूरे पॉइंट्स आए लिखो यू विल गेट 2 मार्क्स. तो उसका नेक्स्ट अल्टरनेटिव बोला नथिंग दैन समथिंग भी मिलना का, तो कितने पॉइंट्स होती हैं उतने याद लिखो. देखो इसका इतना आंसर है, इसमें तुमने 2-3 लाइन याद रहे
ओके, तो तुम्हें उतना लिखो, 2 मार्क्स नहीं मिले तुमने 1 मार्क्स देगा, कोई अच्छा इवैल्यूएटर दो भी दे देता है, ऐसा रहता है। तो ये है सीक्रेट 2 मार्क्स का। लेंथी आंसर है, मैं कैसा पढ़ूँ, कैसा ये करूँ, क्या होता है, ऐसा मत सोचो। तुम ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, बहुत नहीं होना, थोड़े बहुत हो गए तो अवॉइड, डोंट टू मच टू वरी अबाउट दैट मिस्टेक्स। ओके, अगर मिस्टेक्स भी हो जा रही तो तब भी तुम्हें ये करो, अटेम्प्ट करो, लिख रहो आंसर। ओके, तो तुम ना नथिंग देन समथिंग तो भी आंसर जो है मार्क्सेस मिलती। तो इस तरह से लिखे जाती लेंथी आंसर में डिस्कस करें। तो इसका आगे वाला मेन जो कि 4th मेन मैं नेक्स्ट क्लास में जो कि पोइट्स ऑथर्स के बारे में वो कैसा लिखना करके मैं अगली क्लास में समझाता हूँ।